विचार शक्ति और उसका उपयोग। मनुष्य प्राणी में जो विशेषता अन्य प्राणियों से विशेष दिखाई पड़ती है वह उसकी विचार शक्ति ही है। वह इस विचार शक्ति को जिस दिशा में प्रयुक्त करता है उधर ही आशाजनक सफलता उपलब्ध होने लगती है। विचार इसकी सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रचंड शक्ति है। चिंतन की शोध द्वारा अनेकों प्रकार की रहस्यमयी प्राकृतिक शक्तियों को जानने और उसको वशवर्ती बनाने में सफलता प्राप्त की गई है। इस शोध कार्य में सारा श्रेय मानव विचार शक्ति का ही है। ये प्रकृति शक्तियाँ तो अनादिकाल से इस सृष्टि में मौजूद थी, पर उनको उपलब्ध कर सकना तभी संभव हुआ जब विचार शक्ति की दौड़ उनके शोध क्षेत्र तक पहुंची। विचार शक्ति के विशाल क्षेत्र के द्वारा ही वाणी, भाषा, लिपि, संगीत, अग्नि का उपयोग, कृषि, पशुपालन, जल तरण, वस्त्र निर्माण, धातु प्रयोग, मकान बनाने, संगठित रहने, सामूहिक सुविधा की धर्म संहिता पर चलने, रोगों की चिकित्सा करने जैसे अनेकों महत्वपूर्ण आविष्कार मनुष्य ने अब तक किए और उनके द्वारा अपनी स्थिति को देवोपम बनाया है। मनुष्य अन्य प्राणियों की तुलना में अत्यधिक विभूतिवान है। हम देवताओं के सुखों के बारे में सोचते हैं कि मनुष्य की अपेक्षा उन्हें असंख्य गुने सुख साधन प्राप्त हैं। धरती के प्राणी भी यदि यह सोच सकें कि उनमें और मनुष्य की सुविधाओं में कितना अंतर है तो हमें उससे कहीं अधिक सुख सुविधा से संपन्न मानेंगे जितना कि हम अपनी तुलना में देवताओं को मानते हैं। यह देवोपम स्थिति हमने अपनी विचार शक्ति की विशेषता के कारण, उसके विकास और प्रयोग के कारण ही उपलब्ध की है। इस विचार शक्ति को जीवन की दिशा में जितनी मात्रा में लगाना आरंभ कर दिया जाता है हमें उस दिशा में उतनी ही सफलता मिलने लगती है। विज्ञान की शोध, अस्त्रों शस्त्रों की सुसज्जा, उत्पादन, राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा आदि जिन कार्यों में भी हमारा ध्यान लगा हुआ है उनमें तीव्र गति से प्रगति दृष्टिगोचर हो रही है। और यदि ध्यान इन कार्यों में केंद्रीभूत हो, इसी प्रकार लगा रहे तो भविष्य में उस ओर उन्नति भी आशाजनक होना निश्चित है। पिछले दिनों में अपनी आशंकाओं को सुव्यवस्थित रूप में केंद्रित करके रूस और अमेरिका बहुत कुछ कर चुके हैं। हमारी आकांक्षा एवं विचारधारा अपने लक्ष्य पर जहाँ भी तन्मयता के साथ संलग्न रहेगी वहाँ सफलता की उपलब्धि असंदिग्ध है। विचार शक्ति को एक जीवित जादू कहा जा सकता है। उसके स्पष्ट होने से निर्जीव मिट्टी नयनाभिराम खिलौने के रूप में और प्राणघातक विष जीवनदात्री रसायन के रूप में बदल जाता है। हम दिन भर सोचते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं के समझने और हल करने में अपनी विचार शक्ति को लगाते हैं। ईश्वर ने मस्तिष्क रूपी ऐसा देवता इस शरीर में टिका दिया है जो हमारी आकांक्षा की पूर्ति में निरंतर सहायता करता रहता है। इस देवता से हम जो मांगते हैं वह उसे प्राप्त करने की व्यवस्था कर देता है। विचार शक्ति इस जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसे कामधेनु और कल्पलता कह सकते हैं। प्रगति के पथ पर इस महान संबल के आधार पर ही मनुष्य आगे बढ़ सका है। यह शक्ति यदि जीवन में उपस्थित उलझनों का स्वरूप समझने और उसका निराकरण करने में लगे तो निसंदेह उसका भी हल निकल सकता है। निसंदेह इन विक्षोभ की परिस्थितियों के बदलने का मार्ग भी मिल सकता है। कितने दुख की बात है कि छोटी छोटी बातों में हमारी विचार शक्ति इतनी उलझी रहती है कि आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के लिए समय ही नहीं मिलता। जीवन के वास्तविक स्वरूप, उसके उद्देश्य और कार्यक्रम के समझने, सोचने और उसके अनुरूप गतिविधियों का निर्णय करने की दिशा में हम प्रायः भूले ही रहते हैं और बच्चों के छोटे खेलों की तरह
शरीर से संबंधित बहुत ही तुच्छ समस्याओं को पर्वत के समान मानकर अपना सारा मानसिक संस्थान उसी में उलझाए रहते हैं। हम जितना बेकार बातों पर अपना सिर खपाते हैं, उसका आधा चौथाई भी जीवनोद्देश्य को समझने और उसके अनुसार अपनी गतिविधि निर्धारित करने में लगा पाते तो वह सब हमें इसी जीवन में मिल जाता जिसके लिए यह सुरदुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है। विचारों की शक्ति को प्रचंड स्रोत ही कहना चाहिए। उनका यदि सदुपयोग किया जाए तो प्रतिफल सब प्रकार श्रेयस्कर ही होगा। धन को जिस कार्य में खर्च किया जाता है वही आकर्षक बन जाता है। इसी प्रकार विचारों को जिस भी दिशा में लगा दिया जाए उसी ओर प्रगति होने लगती है और सफलता का मार्ग प्रशस्त दिखाई देने लगता है। किंतु यदि कुकल्पनाएं करते रहा जाए, शत्रुता, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा, कामुकता जैसी अनुपयुक्त दिशा में अपने विचारों को लगाया जाता रहे तो इसका परिणाम शक्तियों के अपव्यय के साथ साथ अपने लिए सब प्रकार अहितकर ही होगा। विचारों की रचना शक्ति प्रचंड है। जो कुछ मन सोचता है बुद्धि उसे प्राप्त करने में, उसके साधन जुटाने में लग जाती है। धीरे धीरे वैसी ही परिस्थिति सामने आने लगती है, दूसरे लोगों का वैसा ही सहयोग भी मिलने लगता है और धीरे धीरे वैसा ही वातावरण बन जाता है जैसा कि मन में विचार प्रवाह उठा करता है। भय, चिंता और निराशा में डूबे रहने वाले मनुष्य के सामने ठीक वैसी ही परिस्थितियां आ जाती हैं जैसी कि वे सोचते रहते हैं। चिंता एक प्रकार का मानसिक रोग है जिससे लाभ कुछ नहीं, हानि ही हानि की संभावना रहती है। चिंतित और विक्षुब्ध मनुष्य अपनी मानसिक क्षमता खो बैठता है। जो वह सोचता है, जो करना चाहता है, वह प्रयत्न गलत ही होता है। उसके निर्णय अदूरदर्शितापूर्ण और अव्यवहारिक सिद्ध होते हैं। उलझनों को सुलझाने के लिए सही मार्ग तभी निकल सकता है जबकि सोचने वाले का मानसिक स्तर सही और शांत हो। उत्तेजित अथवा शिथिल मस्तिष्क तो ऐसे ही उपाय सोच सकता है जो उल्टे मुसीबत बढ़ाने वाले परिणाम उत्पन्न करें। विचारों को आशान्वित रखना चाहिए और उन्हें सदा रचनात्मक दिशा में लगाए रहना चाहिए। आज जो साधन और सुविधाएं प्राप्त हैं उन्हीं के सहारे कल प्रगति के लिए क्या किया जा सकता है, इतना सोचना पर्याप्त है। बड़े साधन इकट्ठे होने पर बड़े कार्य करने की कल्पनाएं निरर्थक हैं। जो कार्य आज हम नहीं कर सकते उसके लिए माथापच्ची क्यों की जाए। उद्देश्य ऊंचे रखने चाहिए। लक्ष्य बड़े से बड़ा रखा जा सकता है, पर यह न भूला दिया जाए कि आज हम कहाँ हैं। आज की परिस्थिति का समझना और उसी आधार पर आगे बढ़ने की बात सोचना, यही व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है। भविष्य के संबंध में आशा करते ही रहना चाहिए। जो आपत्तियों और असफलता की बात ही सोचेगा उसे कभी सुअवसर प्राप्त नहीं हो सकता। प्रगतिशील जीवन बना सकना उन्हीं के लिए संभव होता है जो प्रगतिशील ढंग से सोचते हैं और अपनी मानसिक शक्ति को रचनात्मक दिशा में संलग्न किए रहते हैं। पुस्तक विचारों की अपार और अद्भुत शक्ति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।